नमस्कार साथियों, मुख्य शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे बीए थर्ड ईयर रेगुलर एंड प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन की आंसर शीट। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस की आंसर शीट डाल चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आंसर शीट लेकर आए हैं, वो है हिंदी लिटरेचर की। बीए थर्ड ईयर रेगुलर एंड प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2020 हिंदी लिटरेचर, जिसमें प्रश्न पूछे गए थे। साथियों, पहले हम दूसरा प्रश्न सीखेंगे। दूसरा प्रश्न था, संक्षेपण किसे कहते हैं? अच्छे संक्षेपण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसका आंसर जानेंगे हम। पहले की अपेक्षा आज मनुष्य का जीवन अधिक आधुनिक हो गया है। आज हमने मशीनी युग में कदम रख लिया है, जहां वह पहले की अपेक्षा अधिक व्यस्त हो गया है। जिसके बाद आपको आपकी कॉपी में लिखना है, उसके पास समय का अभाव है, वह अब अधिक से अधिक कार्य करते हुए व्यस्त रहना चाहता है। जिसके बाद लिखेंगे आप, वैसे तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में संक्षिप्त था पर बल दिया है, संक्षिप्तता पर बल दिया है। संस्कृत साहित्य और पाणिनि के व्याकरण में इसके उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जिसके बाद लिखना है, संक्षेपण एक कला है जिसको अनुभव और ज्ञान के आधार पर अच्छी तरह संबंधित सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए साधा जा सकता है। जिसके बाद लिखना है, संक्षेपण अंग्रेजी भाषा के शब्द प्रेसी का हिंदी अनुवाद है। संक्षेपण के अतिरिक्त संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त लेखन आदि शब्द भी प्रचलन में हैं। संक्षेप का अर्थ हुआ स प्लस छिप बराबर ठीक प्रकार फेंकना पड़ता है। जिसके बाद लिखना है, छोटा करना, क्योंकि छोटी चीज़ भारी भरकम की अपेक्षा अधिक साध कर फेंकी जा सकती है। जिसके बाद आपको पॉइंट डालकर लिखना है, संक्षेपण की विशेषताएं। संक्षेपण की विशेषताएं बताना है। हेडिंग डालकर लिखना है संक्षिप्तता। उसमें आपको लिखना है, संक्षेपण का केंद्र बिंदु ही संक्षिप्तता है। अनावश्यक बातों के लिए संक्षेपण में कोई स्थान नहीं है। दृष्टांत देखकर व्याख्या का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मूल अनुच्छेद के सभी विचारों को कम से कम शब्दों में रखने का प्रयास किया जाता है। ये इतना आपको लिखना है संक्षिप्तता में, हेडिंग डालकर। जिसके बाद दूसरा पॉइंट है समाहार शक्ति। समाहार शक्ति में लिखना है आपको, गागर में सागर समेट लेने की अद्भुत क्षमता होनी चाहिए। सत सही के दोहे इसका उदाहरण हैं, जो देखने में तो छोटे लगते हैं पर वह अपनी बात को स्वतः स्पष्ट करने से पूर्णतः सक्षम हैं। सत सैया के दोहरे, जोनावक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये लिखना है। जिसके बाद लिखना है आपको, इससे यह सिद्ध होता है कि संक्षिप्तता पर प्राचीन काल से ही जोर दिया जाता है। भारत में सूक्तियाँ और सुभाषितों का अद्भुत भंडार है, तो अनूठे भाव को भर देना भारतीय परंपरा का प्रमुख गुण है। रचना में भाव अमित था, आकार थोड़ा होना चाहिए। मूल भाव को खोए बिना समाहार शक्ति को बढ़ा लेना सर लेखक की निपुणता है। जिसके बाद तीसरा पॉइंट है अभिव्यक्ति में स्पष्टता। इसमें आपको लिखना है, संक्षिप्त आपका यह तात्पर्य नहीं कि कोई ऐसी बात छूट जाए जो आवश्यक है,
यह संक्षेपण स्पष्ट हो जाए। यदि मूल अनुच्छेद को पढ़ने की आवश्यकता पड़े तो फिर संक्षेपण तैयार करने से लाभ ही क्या। जिसके बाद लिखना है, सार लेखन की अभिव्यक्ति इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि सार लेख को पढ़ने से सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। सार एक स्वतंत्र रचना के रूप में उभर कर आना चाहिए। साथियों, यहाँ साल नहीं है, यहाँ पर सार है। जिसके बाद चौथा पॉइंट है विवेचनात्मकता। हेडिंग डालना है जिसमें लिखना है आपको, सार लेखक के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि उसकी बुद्धि पर्याप्त पैनी हो। उसमें तथ्यों को परखने और उनका सही विवेचन करने की क्षमता होनी चाहिए। जिसके बाद लिखना है, लेखक का विवेचनात्मक पक्की ही दुर्बल है तो वह आवश्यकता अनुसार मूल भाव को पकड़ने में समर्थ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में विवेचनात्मक का अभाव हो जाएगा। जिसके बाद पांचवा पॉइंट है पूर्णता। पूर्णता में लिखना है, संक्षेपण में मूल भाव पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। यही संक्षेपण की पूर्णता है। जिसके बाद लिखना है आपको, संक्षेपण कैसे किया जाता है। आपकी कॉपी में लिखना है हेडिंग डालकर, संक्षेपण कैसे किया जाता है। जिसमें पहला पॉइंट है, मूल अनुच्छेद को अच्छी तरह 1 या 2 बार पढ़कर कथित को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, 1 या 2 बार खंड खंड करके मूल अनुच्छेद की आवश्यक बातें एवं तथ्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए। जिसके बाद तीसरा पॉइंट है, उन शब्दों और वाक्यों को एक क्रम से अलग लिख लेना चाहिए जिनका संबंध कथ्य से है। जिसके बाद चौथा पॉइंट है, उदाहरणों, दृष्टांत, चमत्कार, पूर्ण उक्तियों, लोकोक्तियों तथा असंगत एवं अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए। यह चौथा पॉइंट हो गया। जिसके बाद लिखना है आपको पांचवा पॉइंट, प्रत्यक्ष कथन एवं संवाद को अपने शब्दों में आवश्यकता अनुसार ही लिखना चाहिए। जिसके बाद छठा पॉइंट लिखेंगे, संक्षेपण सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। जिसके बाद सातवां पॉइंट है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी संक्षेपण के लिए शब्दों की संख्या दी गई होती है, उसका यथासंभव पालन करना चाहिए। जिसके बाद आठवां पॉइंट है, मूल अनुच्छेद में शीर्षक ना हो तथा जिसे सार लेखन में पूछा भी ना गया हो तो भी विषय को समझने की सुविधा के लिए उसका एक शीर्षक देना चाहिए। ये आठवां पॉइंट हो गया। जिसके बाद सीखेंगे जो पहला प्रश्न था खंड आ में यानी सेक्शन ए में, वो प्रश्न पूछा गया था, हिंदी के विविध रूप कौन कौन से हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। हिंदी के विविध रूप कौन कौन से हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। जिसका आंसर आपको कॉपी में लिखना है, प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत एक अत्याधुनिक उपभाषा के रूप में विकसित हुई है। जिसके बाद लिखेंगे, प्रयोजनमूलक एक पारिभाषिक शब्द है जो भाषा की अनुप और प्रायोगिकता के निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा के समस्त मानक रूपों को समेटे होती हैं। ये लिखना है। जिसके बाद लिखना है, जिसमें अनिवार्यता, स्पष्टता, एक रूपता सुनिश्चित एवं औचित्य का निर्वाह किया जाता है। जिसके बाद लिखेंगे, प्रयोजनमूलक हिंदी की अपनी विशिष्ट प्रयोजन परक तकनीकी शब्दावली तथा पदावली होती हैं जो सरकारी कार्यालय, मानविकी, तंत्रज्ञान, विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान तथा कंप्यूटर आदि सभी ज्ञान की शाखाओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं।
जिसके बाद लिखेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए अनेक विद्वानों ने क्रायोजेनिक हिंदी शब्द का प्रयोग किया है जो उसी का समानार्थी है। कुछ विद्वान ऐसे कामकाजी हिंदी तथा व्यावहारिक हिंदी भी कहते हैं। कुछ विद्वान जो ऐसे कामकाजी हिंदी तथा व्यावहारिक हिंदी भी कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द को सार्थक मानते हुए कहते हैं, वस्तुतः प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत यदि कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजन मूलक नहीं वरन आनंद मूलक हिंदी है। आनंद व्यक्ति अपेक्षा की है और प्रयोजन समाज सापेक्ष। स्पष्ट है नगेंद्र जी प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द का प्रयोग ठीक मानते हुए इसका जन्म सामाजिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप मानते हैं। स्टीवर्ट के अनुसार भाषा के 7 रूप बताए गए हैं। स्टीवर्ट के अनुसार भाषा के 7 रूप बताए गए हैं। फर्स्ट है राजभाषा, वर्ग भाषा, शिक्षण भाषा, संपर्क भाषा, साहित्यिक भाषा, छठा है तकनीकी भाषा और 7वां है धार्मिक भाषा। ये लिखना है। जिसके बाद लिखना है आपको कुछ भाषा चिंतकों ने प्रक्रिया प्रयोग की दृष्टि से भाषा के 3 रूप निर्दिष्ट किए। पहला है प्रयोजन मूलक, दूसरा है सांस्कृतिक और तीसरा है ज्ञानात्मक। जिसके बाद लिखना है प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप सामने आते हैं। पहला जिसका प्रयोग सामान्य जीवन में दैनिक कार्यों के संदर्भ में होता है और दूसरा रूप जिसका प्रयोग सामान्य जीवन के संदर्भों से भिन्न कहीं विशेष कार्यों के संदर्भों में होता है और जिसे ज्ञान या अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिसके बाद लिखना है भाषा के दूसरे रूप को ही प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त भाषा ही प्रयोजन मूलक भाषा है, जिसका अंतिम लक्ष्य सेवा माध्यम होता है। व्यापक उपकरणों से संपर्क इस भाषा की व्यावहारिक कुशलता से कदापि संदेह नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद आपको लिखना है भाषा विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को भाव एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। उत्पत्ति समाज से ही होती है, उसका विकास भी समाज में ही होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है, इसका प्रभाव अबाध गति से चलता है, इसका स्वरूप अगाध एवं विस्तृत है। भाषा एवं परिवर्तनशील है। जिसके बाद लिखना है व्यवहार एवं स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। भाषा के अनुप्रयुक्त एवं व्यापारिक क्षेत्र की सीमा उसकी प्रयोजन मूलक शैलियों को नियंत्रित करती है। जिसके बाद आपको लिखना है प्रयोजन हिंदी के मुख्य रूप से निम्नलिखित भेद माने गए हैं। पहला है साहित्यिक हिंदी, दूसरा पॉइंट है बोलचाल की हिंदी, तीसरा पॉइंट है व्यावसायिक हिंदी। जिसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विधि एवं कानून कार्य संबंधी हिंदी। फिर लिखना है जनसंचार के माध्यम के लिए प्रयुक्त हिंदी, विज्ञान एवं तकनीकी हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी और जिसके बाद लिखना है बैंकिंग एवं विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी। साथियों, ये प्रश्न पढ़े हमने अभी सेक्शन ए के। अब हम सीखेंगे सेक्शन बी के, जो कि मालवी भाषा में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा कीजिए। प्रश्न पूछा गया था
अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा कीजिए, जिसमें इसका आंसर आपको लिखना है कॉपी में। यूँ तो यह नाटक 1881 ईस्वी में किसी जमींदार को लक्षित करके नेशनल थिएटर के लिए एक ही बैठक में लिखा गया था। ये लिखना है। जिसके बाद लिखना है, एक ही रात में भारतेंदु ने एक सामान्य लोकोक्ति अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा को इतना व्यंग्यात्मक, सार्वजनिक, सार्वलौकिक और सृजनात्मक अर्थ दे दिया है। रंगमंडली के अनुरोध पर लिखा गया यह भारतेंदु को के नाटक कर्म की तीव्रता और गंभीरता को भी प्रस्तुत करता है। फिर लिखना है, और यह सोचने पर भी विवश करता है कि यह छोटा सा आज कैसे असामान्य और चुनौतीपूर्ण हो गया। जिसके बाद लिखना है आपको अपनी कॉपी में, ऊपर से हास्य प्रधान दिखने वाला यह प्रहसन व्यंग्यपूर्ण रचना है। इस सामान्य से दिखने वाले कथानक में सामंती व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की भ्रष्टाचारिता, सत्ता की विवेकहीनता, शिथिलता, जड़ता, सत्ताधारी मानसिकता, उसकी निरंकुशता, निरीह जनता को लंबे समय तक उलझाने और ठगने की प्रवृत्ति, आज के युग में मूल्यों की विकृति और विसंगति को चित्रित किया गया है। जिसके बाद आपको लिखना है, अंधेर नगरी अंधव्यवस्था का प्रतीक है। अंधेर नगरी अंधव्यवस्था का प्रतीक है। चौपट राजा विवेक, हिंसा और न्याय दृष्टि के न होने का मूर्त स्वरूप है। उसका न्याय भी अंधता का प्रमाण है, क्योंकि बकरी की मृत्यु का दंड देने के लिए गोवर्धन दास पकड़ लिया गया, अर्थात कोई भी दंडित हो सकता है। अविवक, प्रमादी, मूल्यहीन राजा की परिणति वा तो भारतेंदु ने दिखाई है, लेकिन साथ ही उन्होंने गोवर्धन दास के द्वारा मनुष्य की लोक वृद्धि पर भी व्यंग्य किया है। फिर लिखना है, लोभ ही मनुष्य को अंधेर नगरी की अव्यवस्था और अमानवीयता में फंसाती है। जिसके बाद आपको लिखना है, अंग्रेजों की न्याय दृष्टि और प्रणाली में भी शोषक शोषित, अपराधी निरपराधी में कोई अंतर नहीं था। आज भी हमारी न्याय प्रणाली की यही स्थिति है। हमारी समकालीन शासक व्यवस्था पर शोषक वृद्धि पर तो अंधेर नगरी व्यंग्य है, पर वह अंधेर नगरी विश्व के किसी भी कोने में हो सकती है, क्योंकि यह प्रवृत्तियाँ आधुनिक युग की देन हैं। फिर लिखना है आपको, बाजार दृश्य और दरबार दृश्य इस प्रहसन के अमूल्य नाटकीय दृश्य हैं। सत्ता की अव्यवस्था व एक ही नेता मूल्यहीनता पर परिचय इन दोनों दृश्यों में मिलता है। जिसके बाद आप लिखेंगे, बाजार का दृश्य पूरे देश के स्तर पर सस्तेपन, विकृति, आडंबर, अमन, व्यथा, शोषण और संवेदना की कमी को व्यक्त करता है। चना जोर गरम बेचने वाले घासीराम के शब्दों में बंगाली मियाँ हाकिम साहब आ जाते हैं। वह कहता है, चना हाकिम साहब जो खाते, लिखना है, चना हाकिम साहब जो खाते, सब पर दूना टिकट लगाते। जिसके बाद लिखना है, कुछ दिन सब्जी बेचते बेचते अंत में जब यह कह देती है कि ले हिंदुस्तान का मेवा फूट फूट और बेयर, तो सारा सब्जी बाजार व्यंग्यात्मक अर्थ की व्यापकता में बदल जाता है। मुगल का कथन तत्कालीन स्थिति को यथार्थ का बोधक है। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का दांत भी खट्टा हो गया, नाहक ही रुपया खराब किया। पाचक वाले की पंक्तियां महाजन एडिटर नाटक वाले बनिए
साहब और पुलिस वालों पर प्रहार करती हैं। लिखना है आपको, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। फिर लिखना है, चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल बचा कर लाते। फिर लिखना है, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। साथियों, यह था हमारा तीसरा प्रश्न, जिसके बाद सेक्शन बी का चौथा क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको लिखना है, प्रश्न पहले बता देता हूँ कि क्या पूछा गया था प्रश्न। नाखूनों का बढ़ाना एक सहज प्रवृत्ति है। कथन को स्पष्ट करते हुए नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध का सारांश लिखिए। ये लिखना है, जिसमें आपको आंसर लिखना है। लेखक के नाखूनों के बढ़ने को मनुष्य की सहज प्रवृत्ति कहा है। लेखक के नाखूनों के बढ़ने को मनुष्य की सहज प्रवृत्ति कहा है। नाखूनों का बढ़ना जहाँ उसकी पशु प्रवृत्ति को प्रकट करता है, वहाँ उनका बारंबार काटना मनुष्य के आदर्श को व्यक्त करता है। फिर लिखेंगे आप, मनुष्य पशु प्रवृत्ति काट डालना चाहता है, परंतु वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। प्राचीन काल में नाखून मनुष्य के रक्षक अस्त्र थे। प्राचीन काल में जो नाखून मनुष्य के रक्षक अस्त्र थे, अपने विकास के साथ वह इनको छोड़कर बाहर अस्त्रों का आश्रय लेता चला गया। जिसके बाद लिखेंगे, पत्थरों के टुकड़ों और वृक्षों की शाखाओं से आगे बढ़ते हुए बम और बम विमानों तक का निर्माण उसने कर डाला। इन बाह्य अस्त्रों का आज वह अधिक विस्तार करता जा रहा है, परंतु इस विकास से ना तो उसे शांति मिल सकती है और ना वह अपने आदर्श को पा सकता है। ये लिखेंगे आप। जिसके बाद लिखना है आपको, हेडिंग डालकर आपको लिखना है, नाखून बढ़ाने की सहज प्रवृत्ति। नाखून बढ़ाने की सहज प्रवृत्ति, जिसमें आपको ये हेडिंग डालना है। जिसके बाद लिखना है आपको, नाखून बढ़ाने की सहज प्रवृत्ति है। काट देने पर यह चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं, परंतु यह पुनः उसी प्रकार बढ़ जाते हैं जिस प्रकार निर्लज्ज अपराधी छूटते ही पुनः अपराध करता है। मनुष्य बार बार नाखून काटकर नाखूनों का अस्तित्व समाप्त करने पर तुला हुआ, किंतु प्रकृति उन्हें निरंतर बढ़ाती रहती है। जिसके बाद हेडिंग डालकर वापस लिखना है आपको, नाखून आदिम युग में मनुष्य के अस्त्र थे। प्रारंभ में मनुष्य जंगली और वन मानुष के समान था। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत आवश्यक थे। वास्तव में यह उसके अस्त्र थे। फिर लिखना है, वह नाखून और दांतों से ही अपने पृथ्वी पक्षी जो जूझता था और रक्षा करता था, पृथ्वी पर पक्षियों से जूझता था और अपनी रक्षा करता था। बाद में वह अपनी रक्षा के लिए बाहर वस्तुओं का सहारा लेने लगा। वह पत्थर के ठेले और पेड़ की डालियां काम में लेने लगा। श्री रामचंद्र जी की जो वानरी सेना थी, उनके पास यही अस्त्र थे। फिर उसने हड्डियों के हथियार बनाए। देवताओं के राजा इंद्र का वज्र दधीचि मुनि की हड्डियों का ही बना था। जिसके बाद लिखना है, मनुष्य और आगे बढ़ा और उसने लोहे के अस्त्र बना डाले। जिनके पास लोहे के अस्त्र थे वही विजय हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा की इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी क्योंकि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। फिर लिखेंगे, लोहे के ही अस्त्रों से आर्य विजय हुए। मनुष्य आज बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है, किंतु लाखों वर्ष पहले उनको नष्ट न करने पर डांटता रहा होगा। जिसके बाद हेडिंग डालकर आपको लिखना है, नाखूनों का विनोदों के लिए उपयोग।
कुछ हजार वर्ष पहले मनुष्य नाखूनों को सुकुमार विनोदों के लिए काटता, छांटता और संवारता था। उनको काटने की कला बड़ी मनोरंजक थी। वे त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुर आदि विभिन्न आकृतियों के काटे जाते थे। उनको मोम और आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना कर लिया जाता था या बनाया जाता था। जिसके बाद आपको लिखना है, गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नुखों को पसंद करते थे और दक्षिण के लोग छोटे नुकों को। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, नुकों को। आज भी कुछ स्त्रियां लोगों को बढ़ाती है, नाखूनों को बढ़ाती हैं। नुकों का लाली से रंगना तो सुंदरियों का सहज और श्रृंगार बन गया है। साथियों, ये हमने सीखा था हिंदी लिटरेचर का आंसर शीट। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।